दोस्तों, एक होटल का कमरा महंगे पर्दों और मुलायम गद्दों से सजा था। दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, जिससे कमरा और भी अधिक शालीन और रहस्यमयी लग रहा था। कमरे के एक कोने में आईने के सामने खड़ी सुमन खुद को देख रही थी। 65 वर्ष की उम्र में भी उसने खुद को संभाल रखा था। हल्का मेकअप, करीने से बंधे हुए बाल और खूबसूरती से साड़ी में सजी हुई, लेकिन चेहरे की झुर्रियां उसके अतीत की कहानियां कह रही थीं। कुछ अधूरी, कुछ पूरी और कुछ ऐसी जिन्हें याद करना तक उसने बंद कर दिया था। उसके हाथ में एक महंगी शराब का गिलास था, जिसे वह धीरे धीरे होंठों से लगा रही थी। यह पहली बार नहीं था जब वह इस कमरे में आई थी, और शायद यह आखिरी बार भी नहीं था। पति के निधन को 1 दशक से अधिक समय हो गया था। शुरू शुरू में बेटे और बेटी ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। बेटे ने विदेश जाकर बसने का फैसला किया, और बेटी की शादी के बाद वह ससुराल की दुनिया में रम गई। जब जब सुमन ने उन्हें पुकारा, तब तब बहाने बने। व्यस्तता का हवाला दिया गया। धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगीं, और फिर एक दिन ऐसा आया कि सुमन ने खुद ही फोन करना छोड़ दिया। अब वह एक बड़ी कोठी में अकेली थी, लेकिन असली अकेलापन सिर्फ घर में नहीं, दिल में होता है। वह महसूस करती थी कि उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं और उसकी चाहतें जैसे जिंदा रहते हुए भी मर चुकी थीं। समाज के नियमों ने उसे एक दायरे में बांध दिया था। एक विधवा को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर आज की रात वह इन सब बेड़ियों को तोड़ना चाहती थी। सुमन ने गहरी सांस ली। उसने खुद को शीशे में देखा, होंठों पर हल्की मुस्कान लाई और फिर दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था, विवेक। करीब 30 साल का होगा। छरहरा बदन, आत्मविश्वास से भरी आंखें, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान। उसने काले रंग की शर्ट और ग्रे जैकेट पहन रखी थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। शायद वह जानता था कि यहाँ क्यों आया है और क्या करने वाला है। अंदर आओ, सुमन ने दरवाजे से हटते हुए कहा। विवेक अंदर आया। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, एक आत्मीयता थी जो सुमन को कुछ पल के लिए भूलने पर मजबूर कर सकती थी कि उनके बीच उम्र का एक बड़ा फासला था। वह सोफे पर बैठ गया और चारों ओर देखा। कमरे में महकते हुए इत्र की खुशबू थी, शराब की हल्की गंध थी और हवा में एक अनकहा तनाव था। कुछ पलों की खामोशी के बाद विवेक ने कहा, तो आंटी, आप अकेली रहती हैं? सुमन हल्का हंस दी। उसने शराब का एक घूंट लिया और बोली, आंटी मत कहो, सुमन कह सकते हो। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सुमन। तो आपको अपने जीवन में क्या कमी महसूस होती है? सुमन ने उसकी आंखों में झांका। यह एक सीधा सवाल था, लेकिन जवाब आसान नहीं था। कमी? वह धीरे से बोली, शायद अपनेपन की। शायद उन दिनों की जब मैं भी किसी के लिए जरूरी थी, जब मेरे बिना किसी का दिन अधूरा लगता था, जब मेरी हंसी घर में गूंजती थी और किसी को अच्छा लगता था। लेकिन अब मैं सिर्फ एक पुरानी किताब की तरह हूं, जिसे कोई खोल कर देखना नहीं चाहता। विवेक उसकी आंखों में कुछ खोज रहा था। आपने शादी कितनी उम्र में की थी? 19 साल की थी तब। और प्यार? सुमन हंस दी। शादी में प्यार होता ही कहाँ है। हाँ, समझौता होता है, जिम्मेदारी होती है। प्यार की जगह धीरे धीरे खाली हो जाती है, और फिर एक दिन हम आदत बन जाते हैं। वह चुप हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। विवेक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? सुमन ने उसे देखा। उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। समाज, उसकी परवरिश, उसकी सोच, सब उसे कह रहे थे कि यह गलत है। लेकिन दिल दिल कह रहा था कि आज की रात उसे खुद को भूल कर जी लेना चाहिए। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया।
विवेक की उंगलियों ने उसकी उंगलियों को छुआ, हल्का, लेकिन एक ऐसा स्पर्श जो उसे वर्षों से महसूस नहीं हुआ था। रात गहरी होती गई, शराब के गिलास खाली होते गए, बातें जो बरसों से मन के कोने में दबी थीं, बाहर आने लगीं। तुम कभी प्यार में पड़े हो? सुमन ने पूछा। नहीं, विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने प्यार के बारे में बहुत सुना है, लेकिन उसे जीने का मौका नहीं मिला। तो तुम ये सब क्यों करते हो? विवेक चुप हो गया। हर किसी की अपनी वजह होती है, उसने धीरे से कहा। सुमन ने उसकी आंखों में झांका। वह जान गई कि उसके पास भी कुछ अधूरी कहानियां थीं, कुछ भूले बिसरे रिश्ते थे जिनके बारे में वह बात नहीं करना चाहता था। और फिर सुमन ने पास रखे संगीत प्लेयर का बटन दबाया। धीमे सुरों में एक पुराना गाना बजने लगा। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह रात उसके लिए कुछ अलग थी। यह रात समाज के उन नियमों को तोड़ने की थी जिन्होंने उसे हमेशा किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी की बहन बनाकर रखा। यह रात उसकी थी, सिर्फ उसकी। और शायद इस एक रात के बाद वह फिर से वही पुरानी जिंदगी जीने वापस चली जाएगी। लेकिन आज आज वह जीना चाहती थी। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। कोने में रखे लैंप की पीली रोशनी सुमन के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी गहरी आंखों में कई कहानियां तैर रही थीं। वह सोफे पर बैठी थी। सामने टेबल पर दो गिलास रखे थे, एक अधूरे शराब के साथ और दूसरा लगभग खाली। बाहर हल्की हवा चल रही थी, जिससे पर्दे हौले हौले हिल रहे थे। कमरे में धीमी आवाज में गजल बज रही थी, जिसका हर शब्द एक अजीब सा एहसास जगा रहा था। सुमन ने धीरे से गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहने से पहले खुद को तैयार कर रही हो। फिर उसने विवेक की ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, मेरे पति का देहांत हुए 2 साल हो चुके हैं, पर सच कहूं, मैं उनके साथ कभी भी वैसा महसूस नहीं कर पाई जैसा एक औरत को महसूस करना चाहिए। वह कुछ देर चुप रही। उसकी उंगलियां धीरे धीरे गिलास के किनारों पर चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भूली बिसरी यादों को छू रही हो। उन्होंने मुझे कभी वह खुशी नहीं दी जो मैं चाहती थी। विवेक ने गौर से उसकी ओर देखा। हमारी शादी को 25 साल हो गए थे, लेकिन इन 25 सालों में मैं कभी ये नहीं कह पाई कि मैं सच में खुश थी। वह बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वह कभी मेरे मन की बातें समझ नहीं पाए। उनके लिए शादी बस एक रिश्ता था, जिसमें वे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन प्यार? उसने हल्की हंसी हंसने की कोशिश की, लेकिन वह हंसी दर्द में घुलकर रह गई। वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि हमारे बीच कोई संवाद ही नहीं बचा था। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारे बीच ऐसी दीवारें थीं जिन्हें हमने कभी गिराने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे मैंने अपने सपनों को मारना शुरू कर दिया। मुझे लगने लगा कि शायद मेरे सपनों का कोई मोल ही नहीं है। कमरे में एक भारी सी चुप्पी छा गई थी। विवेक ने धीरे से कहा, तो आज आप वो सब महसूस करना चाहती हैं जो कभी महसूस नहीं कर पाई? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कमरे में धीमा संगीत बज रहा था। सुमन ने धीरे से अपने बैग की चेन खोली और उसमें से एक काले रंग की साड़ी निकाली। यह वही साड़ी थी जो उसने कई साल पहले खरीदी थी, लेकिन कभी पहनी नहीं थी। आज उसे पहनने का मन था। वह उठी और बाथरूम चली गई। विवेक ने एक गहरी सांस ली और अपने गिलास से एक घूंट लिया। जब सुमन बाहर आई, तो वह कुछ पलों के लिए उसे देखता रह गया। काले रंग की साड़ी में उसकी त्वचा और भी दमक रही थी। उसके बाल खुलकर उसके कंधों पर बिखर गए थे। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे पहले कभी नहीं देखा था। आज वह सिर्फ एक विधवा नहीं थी। आज वह सिर्फ एक छोड़ी हुई औरत नहीं थी। आज वह सिर्फ एक अतीत का हिस्सा नहीं थी। आज वह एक औरत थी। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस उम्र में भी आप काफी खूबसूरत लगती हैं। सुमन को यह सुनकर अच्छा लगा।
उसने धीरे से अपने गिलास से आखिरी घूंट लिया और विवेक के पास बैठ गई। उनके बीच एक गहरी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी बोझिल नहीं थी। यह एक ऐसी चुप्पी थी जिसमें हजारों शब्द छुपे थे। विवेक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी उंगलियां हल्के से कांपी, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी आंखें कह रही थीं कि वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की औपचारिकता कम होने लगी। सुमन को महसूस होने लगा कि विवेक के साथ वह फिर से एक बार जी सकती है। वह फिर से चाही जा सकती है, महसूस की जा सकती है। वह अब उसे बार बार बुलाने लगी। हर मुलाकात में वह और खुलती गई। उसने अपने दिल के सारे बंद दरवाजे खोल दिए। वह हंसने लगी, खुश रहने लगी। उसे फिर से अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। लेकिन सर्दियों की एक ठंडी रात थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और खिड़की के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हवा के झोंके खिड़की के पर्दों को हिला रहे थे, मानो वे भी कोई कहानी कहने की कोशिश कर रहे थे। गर्म थी। सुमन और विवेक आमने सामने बैठे थे। उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभी सुमन की उंगलियों का मेज पर हल्का ठक ठक करना तोड़ देता। अचानक सुमन ने हल्की आवाज में पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हारे माता पिता को पता है? विवेक के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा तैरने लगी। वह कुछ देर चुप रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, मेरे माता पिता ने मुझे तब छोड़ दिया था जब मैं 16 साल का था। उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना। मैं तब से अकेला हूं। मैंने खुद को संभाला, अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। सुमन अवाक रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा हंसमुख और बेपरवाह दिखने वाले विवेक के पीछे इतनी गहरी उदासी छिपी होगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी, जो जीवन में प्यार और अपनापन खो चुकी थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। न दोस्ती, न प्रेम, मगर एक ऐसा रिश्ता जो एक दूसरे के जख्मों को समझ सकता था। दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून था, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। समय बीतता गया। वे साथ में अधिक समय बिताने लगे। वे कभी देर रात तक बातें करते, तो कभी बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करते। एक शाम जब वे दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, सुमन ने विवेक से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विवेक पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जब उसने सुमन की आंखों में देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। क्या तुम सच में यह चाहती हो? सुमन ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे अब किसी की जरूरत है, और शायद तुम्हें भी। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप समंदर की लहरों को देखता रहा। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उसे लगा कि कहीं वह सुमन को दुखी न कर दे। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। विवेक कई बार सुमन की तरफ देखता, मगर कुछ कह नहीं पाता। सुमन भी जानती थी कि विवेक के लिए यह निर्णय आसान नहीं है। आखिरकार एक दिन उन्होंने एक सादे समारोह में शादी कर ली। कोई बड़ा जश्न नहीं, न ही कोई दिखावा। बस दो लोग जो दुनिया की भीड़ में खोए हुए थे, एक दूसरे का सहारा बन गए। शादी के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। दोनों को समाज के कई सवालों का सामना करना पड़ा। विवेक को अक्सर लोग टोकते, क्या तुमने सही फैसला किया? और सुमन के परिवार ने तो उससे बात तक करनी छोड़ दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद के शुरुआती दिन अजीब थे। वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। छोटी छोटी बातों पर तकरार भी होती, लेकिन फिर वे दोनों ही समझ जाते कि उनके लिए सबसे जरूरी चीज एक दूसरे का साथ है। एक दिन जब वे बाजार में कुछ खरीदारी कर रहे थे, विवेक ने सुमन को देखा। वह एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर हंस रही थी। उस हंसी में एक अलग ही चमक थी।
विवेक ने पहली बार महसूस किया कि शायद उनके रिश्ते में अब प्रेम भी पनपने लगा था। समय के साथ उन्होंने अपने पुराने घावों को भरने की कोशिश की। विवेक ने अपने माता पिता को एक बार फिर से खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। सुमन ने भी अपने परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया बना ली। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वे खुश थे। शायद यह प्रेम नहीं था, लेकिन यह दो अधूरे लोगों की एक दूसरे को संपूर्ण करने की कोशिश जरूर थी। और यही उनके रिश्ते की सच्चाई थी, एक अनकही मगर गहरी सच्चाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है, जो हर एक इंसान को एक बार जरूर जानना चाहिए। नंबर एक, अकेलापन एक सजा नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। समाज अक्सर अकेलेपन को एक अभिशाप मानता है, लेकिन सुमन की तरह अगर हम खुद को खुलने का मौका दें, तो जीवन हमें नए रास्ते दिखा सकता है। नंबर दो, समाज के नियम दिल के जज्बातों से बड़े नहीं होते। समाज की बेड़ियों में बंद कर जीने से अच्छा है कि इंसान अपने दिल की सुने। उम्र और परिस्थितियां चाहे जो भी हो, खुशी और अपनापन हर किसी का है। नंबर तीन, प्यार सिर्फ जवानी में नहीं, कभी भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि प्रेम सिर्फ युवा दिलों के लिए होता है। सच्चा अपनापन किसी भी उम्र में मिल सकता है, अगर हम खुद को उस भावना के लिए तैयार करें। नंबर चार, रिश्ते केवल नाम से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। सुमन और विवेक का रिश्ता पारंपरिक नहीं था, लेकिन उनके बीच एक समझ, अपनापन और सहारा था, जो किसी भी नाम से ज्यादा मायने रखता था। नंबर पांच, बीता हुआ कल परिभाषित नहीं करता कि भविष्य कैसा होगा। दोनों पात्रों का अतीत दुखद था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को नया अर्थ देने की कोशिश की। यह दर्शाता है कि बीते हुए समय को बदल नहीं सकते, मगर आने वाले कल को हम अपने हिसाब से गढ़ सकते हैं। नंबर छह, सच्चा रिश्ता दर्द की गहराइयों को समझने से बनता है। सुमन और विवेक दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा, बिना शर्त अपनाया। यही एक गहरे रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद होती है। नंबर सात, दूसरों की सोच से ज्यादा जरूरी है अपनी खुशी। परिवार और समाज की उपेक्षा के बावजूद उन्होंने एक दूसरे को चुना। यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी खुशी और मानसिक शांति। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जिंदगी हमें नए मौके देती रहती है, बस हमें अपने दिल और दिमाग को खुले रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।